इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जिसे 25 सालों में बहुत मेहनत से बनाया गया था, अब एक बड़े संकट में है। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से भरे बयानों ने इस रिश्ते में बहुत टेंशन पैदा कर दिया है। इस टेंशन की मुख्य वजह प्रेसिडेंट ट्रंप के एलिगेशंस हैं कि इंडिया यूक्रेन की लड़ाई से गलत तरीके से फायदा उठा रहा है। वह कहते हैं कि इंडिया रूस से बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल परचेज कर उसे रिफाइन कर रहा है और फिर तैयार प्रोडक्ट्स को दुनिया के मार्केट में बेच रहा है, जिससे इंटरनेशनल सैंक्शंस कमजोर हो रहे हैं और लड़ाई पैसे के लिए लंबी खींची जा रही है। यह बात तेजी से फैल गई है, जिससे एक समय का स्थिर रिश्ता अब पब्लिक लड़ाई और इकोनॉमिक धमकियों का अखाड़ा बन गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉइंटें बिल्कुल साफ थीं। उन्होंने न्यू दिल्ली को एक कड़ा मैसेज दिया है। 24 घंटे के अंदर दी गई 2 अलग अलग चेतावनियों में उन्होंने साफ तौर पर इंडियन गुड्स पर बड़े टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। व्हाइट हाउस ने पहले ही कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पर 25% का टैरिफ लगा दिया है और साफ संकेत हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है और आगे और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। इन इकोनॉमिक धमकियों के साथ साथ ट्रंप ने पब्लिकली कहा है कि इंडिया एक अच्छा या भरोसेमंद ट्रेडिंग पार्टनर नहीं रहा है। यह बात इंडिया यूएस रिश्ते के आपसी सम्मान और सहयोग के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। इस आक्रामक रवैये ने दोनों देशों के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में हलचल मचा दी है। इस डिप्लोमेटिक झगड़े का समय बहुत अहम है, क्योंकि यह वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली में 25 साल की कोशिशों को खत्म कर सकता है, जो करीबी रिश्ते बनाने के लिए की गई थी। 21वीं सदी की शुरुआत से दोनों देशों की सरकारों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। इस सहयोग में डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, टेक्नोलॉजी और ट्रेड जैसे अहम एरिया शामिल हैं, और यह सब एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के साझा विजन पर आधारित है। अभी की एनिमी इस लंबे समय के इन्वेस्टमेंट को खतरे में डाल रही है, जिससे एक ऐसा खालीपन पैदा हो रहा है जिसका फायदा जियोपॉलिटिकल दुश्मन उठा सकते हैं और उस स्टेडिता को कमज़ोर कर सकते हैं, जिसे दोनों देशों ने एक कॉम्प्लेक्स और अक्सर अस्थिर क्षेत्र में बनाने की कोशिश की है। इस गिरावट की सडनलीता और गंभीरता ने कई ऑब्जर्वर्स को हैरान कर दिया है, जिससे पार्टनरशिप की लंबी अवधि की संभावना पर फिर से विचार करना पड़ रहा है, जिसे कभी दोनों देशों की फॉरेन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा माना जाता था। अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। लीडर्स के बीच का पर्सनल तालमेल, जो अक्सर पॉलिसी के मतभेदों के खिलाफ एक बफर का काम करता था, इन पब्लिक आरोपों के सामने खत्म होता दिख रहा है। विश्वास और एनिमी का मौजूदा माहौल उस सहयोग की भावना से बहुत अलग है जिसने इस रिश्ते को परिभाषित किया था, जिससे इसके भविष्य और उन स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस के बारे में मौलिक सवाल उठ रहे हैं, जो आने वाले सालों में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को आकार देंगे। वॉशिंगटन से आरोपों की बौछार के जवाब में इंडिया ने अपने कामों का मजबूत और सिद्धांतवादी बचाव किया है, अमेरिकी धमकियों को बेतुका और तर्कहीन बताया है। न्यू दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने एक साफ और विस्तृत जवाब दिया है, जिसका मकसद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फैलाई जा रही पॉइंटों को ठीक करना है। इंडिया का मुख्य तर्क यह है कि रशियाई तेल आयात बढ़ाने का उसका फैसला आर्थिक ज़रूरत की वजह से था, न कि मौके का फायदा उठाने के लिए। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पारंपरिक ऊर्जा सप्लायर्स, खासकर मिडिल ईस्ट में, अपने शिपमेंट्स को यूरोप की तरफ मोड़ दिया ताकि उस कॉन्टिनेंट की ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, जिससे इंडिया को सप्लाई की बड़ी कमी और बढ़ती ऊर्जा लागत का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी आर्थिक स्टेडिता खतरे में पड़ गई। इसके अलावा इंडिया ने ऊर्जा के बदलते परिदृश्य में एक अहम लेकिन अनदेखी बात की तरफ इशारा किया है। उसका कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद भी पहले इंडिया को रशियाई तेल परचेजने के लिए चुपचाप बढ़ावा दिया था, ताकि अस्थिर ग्लोबल ऊर्जा बाजारों को स्थिर किया जा सके। इस प्रोत्साहन को एक व्यावहारिक कदम के रूप में देखा गया था, ताकि दुनिया भर में ऊर्जा संकट को रोका जा सके, जिसका विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विनाशकारी इम्पैक्ट पड़ सकता था। यह संदर्भ प्रस्तुत करके इंडिया का मकसद अमेरिकी स्थिति में असंगति को उजागर करना है, मौजूदा धमकियों को
रूस के खिलाफ एक सैद्धांतिक रुख के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम के रूप में दिखाना है, जो ग्लोबल ऊर्जा सुरक्षा की जटिल वास्तविकताओं और इंडिया के खरीद निर्णयों से पहले हुई साझा डिस्कशंसों को वॉचअंदाज करता है। इंडिया का जवाब केवल अपने कामों का बचाव करने तक सीमित नहीं रहा है, उसने पश्चिमी देशों के व्यवहार पर भी कड़ी नजर रखी है। न्यू दिल्ली ने जोरदार तरीके से उस बात पर जोर दिया है जिसे वह एक बड़ी दोहरी नीति मानता है, जहां पश्चिम इंडिया की रूस के साथ व्यापार के लिए आलोचना करता है, जबकि खुद अपना महत्वपूर्ण वाणिज्यिक एंगेजमेंट जारी रखता है। यह एलिगेशन सिर्फ कहने भर की बात नहीं है। इंडिया ने अपने दावों को विशिष्ट डेटा के साथ पुष्ट किया है, उस नैतिक उच्चता को चुनौती दी है जिससे यूएस और उसके यूरोपीय कॉरपोरेशन अपनी आलोचना कर रहे हैं। यह रिस्पॉन्सी कथा बहस को फिर से परिभाषित करती है, ध्यान को इंडिया के कथित उल्लंघनों से हटाकर पश्चिम की अपनी व्यावहारिक और अक्सर विरोधाभासी रूस के संबंध में आर्थिक नीतियों पर केंद्रित करती है। इंडियन सरकार ने पाखंड के अपने दावों को साबित करने के लिए रूस के साथ पश्चिमी व्यापार की सीमा का विस्तार से वर्णन किया है। आधिकारिक यूरोपीय संघ के आंकड़ों का हवाला देते हुए इंडिया का कहना है कि यूरोपीय संघ का रूस के साथ वस्तुओं में व्यापार 2024 में आश्चर्यजनक रूप से 60 अरब यूरो था, जिसमें 2023 में सेवाओं के व्यापार में 17 अरब यूरो का इजाफा हुआ। अधिक स्पष्ट रूप से यूरोप ने 2024 में रिकॉर्ड 16 मिलियन टन रशियाई लिक्विफाइड नेचुरल गैस का आयात किया। यूनाइटेड स्टेट्स अपनी मजबूत बयानबाजी के बावजूद रूस से महत्वपूर्ण सामग्री का आयात जारी रखता है, जिसमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम, उर्वरक और विभिन्न रसायन शामिल हैं। इन आंकड़ों को प्रस्तुत करके इंडिया का तर्क है कि उसका अपना ऊर्जा व्यापार पश्चिम के व्यापार का एक छोटा सा हिस्सा है, जिससे उसके खिलाफ लक्षित प्रेशर चयनात्मक और बहुत अनुचित लगता है। इस ट्रांस अटलांटिक विवाद के रिजल्ट्सों ने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को अपनी बात रखने का एक स्पष्ट मंच दिया है, जिसमें बढ़ती आम सहमति है कि अमेरिका का कठोर रवैया अपरिवर्तनीय नुकसान एक्सेस आ सकता है। एक प्रमुख सुरक्षा विश्लेषक सुशांत सरीन ने साफ तौर पर कहा है कि इन कार्रवाइयों से यूएस ने इंडिया को एक करीबी कोऑपरेशनी के रूप में खो दिया है, जिससे पूरे 25 साल के रिश्ते को खतरा हो गया है। इस भावना को इवान ए फीगेनबाम, यूएस के फॉर्मर डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ने भी दोहराया है, जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के कार्यों को एक धीमी गति की ट्रेन दुर्घटना बताया, जो 25 साल की डिप्लोमेटिक प्रगति को व्यवस्थित रूप से खत्म कर रही है। उनका तर्क है कि थोड़े समय के फायदे के लिए रिश्ते का पॉलिटिकली रण उन लंबी अवधि की टैक्टिक्सिक जरूरतों को वॉचअंदाज करता है, जिन्होंने दोनों लोकतंत्रों को एक साथ लाया था। इस दृष्टिकोण को उन विश्लेषकों द्वारा और मजबूत किया गया है जो अमेरिका के कार्यों को एक व्यापक ऐतिहासिक वॉचिये से देखते हैं। द चाइना मार्केट रिसर्च ग्रुप के शॉन रेन का सजेस्ट है कि यूएस इंडिया के खिलाफ वही प्रेशर की रणनीति अपना रहा है जो उसने पहले जापान और चीन के आर्थिक उदय को रोकने की कोशिश में इस्तेमाल की थी। उनका तर्क है कि यह पैटर्न दिखाता है कि यूएस पर वास्तव में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है और इंडिया को चीन के साथ अपने रिश्ते को सक्रिय रूप से सुधार कर अपने बेट्स लगाने की सलाह दी है। यह सलाह, जिसे कभी कट्टरपंथी माना जाता था, अब जोर पकड़ रही है क्योंकि इंडियन पॉलिसी मेकर्स अमेरिका की मौजूदा फॉरेन पॉलिसी के अस्थिर और लेन देन संबंधी नेचर को देख रहे हैं। साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप के पाकिस्तान के प्रति नए लीनिंग्स को भी देख रहे हैं, जिसमें हाल ही में उसके सैन्य प्रमुख के साथ उच्च स्तरीय बैठकें शामिल हैं। साथ ही इंडिया और चीन के बीच एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण पुनर्गठन होता दिख रहा है। 2020 में घातक गलवान घाटी सीमा संघर्ष के बाद कई सालों के बढ़े हुए टेंशन के बाद डिप्लोमेटिक सुलह के संकेत मिल रहे हैं। 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक ऐतिहासिक बैठक को सुविधाजनक बनाया, जो संघर्ष के बाद अपनी तरह की पहली बैठक थी। इस उच्च स्तरीय एंगेजमेंट ने जमीन पर ठोस परिणाम दिए हैं।
इंडियन चरवाहों को सीमा पर पारंपरिक चरागाहों तक पहुंच फिर से मिल गई है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा मार्ग बहाल कर दिया गया है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने पर चर्चा चल रही है, जो संबंधों को सामान्य करने की आपसी इच्छा का संकेत है। ये घटनाक्रम बताते हैं कि इंडिया बदलती भू राजनीतिक स्थिति के जवाब में अपनी फॉरेन पॉलिसी को सक्रिय रूप से फिर से समायोजित कर रहा है। मेरा अपना विचार, जैसा कि ORF में व्यक्त किया गया है, यह है कि इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स और चीन के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अपने मौजूदा लीडरशिप के तहत अमेरिकी पार्टनरशिप की अरिलायबलता, बीजिंग के साथ संबंधों के धीमे लेकिन स्थिर नॉर्मलाइजेशनीकरण के साथ एक अधिक स्वायत्त और विविध टैक्टिक्स रुख की आवश्यकता है। इंडिया अब अपने सभी अंडे अमेरिकी टोकरी में नहीं डाल सकता। चीन के साथ विकसित हो रहे संबंध, हालांकि अभी भी ऐतिहासिक कॉम्प्लेक्सताओं से भरे हुए हैं, अमेरिकी प्रेशर के लिए एक संभावित संतुलन प्रदान करते हैं, जिससे न्यू दिल्ली को अपने महान शक्ति संबंधों को नए सिरे से सावधानी और टैक्टिक्स दूरदर्शिता के साथ नेविगेट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह चल रहा डिप्लोमैटिक संकट इंडिया के लिए एक अहम सबक है। किसी एक शक्ति पर ज्यादा डिपेंडेंटता एक टैक्टिक्स कमजोरी है। इंडो यूएस पार्टनरशिप बनाने के पिछले 25 साल साझा मूल्यों और लंबी अवधि की टैक्टिक्स समानता की धारणा पर आधारित थे। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप के हाल के कार्यों से पता चलता है कि घरेलू राजनीतिक फोर्सडियां और लेन देन संबंधी फॉरेन पॉलिसी दशकों की सद्भावना को अचानक उलट सकती हैं। न्यू दिल्ली के लिए मुख्य सबक अपनी टैक्टिक्स ऑटोनोमसता को मजबूत करने की जरूरत है। इसका मतलब न केवल अपने आर्थिक और डिफेंस पार्टनरशिप्स में डाइवर्सिफाइडता लाना है, बल्कि घरेलू क्षमताओं, आर्थिक, सैन्य और तकनीकी को भी विकसित करना है, जो उसे अन्य देशों की मर्जी के बिना अपने राष्ट्रीय इंटरेस्ट्सों को पूरा करने की अनुमति देगा। आगे देखते हुए इंडिया को एक बहुआयामी डिप्लोमैटिक रणनीति अपनानी चाहिए। सबसे पहले अमेरिकी प्रेशर का स्ट्रेंथनी से विरोध करते हुए उसे संचार के चैनल खुले रखने चाहिए। यूएस सिस्टम के भीतर विभिन्न शक्ति केंद्रों, जिसमें कांग्रेस, स्टेट डिपार्टमेंट और बिजनेस कम्युनिटीज शामिल हैं, के साथ जुड़कर कार्यकारी शाखा द्वारा किए गए नुकसान को कम करना चाहिए। इन स्टेक होल्डर्स का अक्सर रिश्ते के बारे में अधिक सूक्ष्म और लंबी अवधि का दृष्टिकोण होता है। दूसरे, इंडिया को जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूरोपीय संघ जैसे अन्य प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में तेजी लानी चाहिए। क्वाड जैसे बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों को प्राथमिकता देना जारी रखना चाहिए, लेकिन इस स्पष्ट समझ के साथ कि अगर यूएस का रुख इतना आक्रामक रहता है तो इसकी उपयोगिता कम हो सकती है। चीन के साथ कौशलपूर्ण सुलह इस नई टैक्टिक्स गणना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि गहरा अविश्वास और अनसुलझा सीमा विवाद बड़ी चुनौतियां बने रहेंगे। रीसेंट टेंशन्स कम करना और पॉइंट व्यावहारिक कदम है। इंडिया को चीन के साथ स्टेडीकरण के इस रास्ते पर चलना चाहिए। एक डिस्प्यूटास्पद सीमा को एक स्थिर सीमा में बदलना चाहिए और आर्थिक सहयोग के रास्ते तलाशने चाहिए जहां हित मिलते हों। इसका मतलब बीजिंग के साथ गठबंधन नहीं है, बल्कि एक मैच्योर, प्रबंधित रिश्ता है जो दो मोर्चे वाले संघर्ष की संभावना को कम करता है और इंडिया को पश्चिम के साथ अपने व्यवहार में अधिक लाभ प्रदान करता है। यह एक नाजुक संतुलन है जिसमें प्रतिस्पर्धा और सहयोग को एक साथ प्रबंधित करने के लिए कुशल कूटनीति की आवश्यकता होती है। आखिरकार, यह विवाद एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं। इंडिया का आगे का रास्ता एक आत्मविश्वासी, व्यावहारिक और आत्मनिर्भर फॉरेन पॉलिसी में निहित है। देश को अपनी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति में निवेश करना चाहिए, सभी प्रमुख पावरियों के साथ अपनी शर्तों पर जुड़ना चाहिए और अपने इंटरेस्ट्सों को आगे बढ़ाने के लिए मुद्दे आधारित अलायंसों का एक नेटवर्क बनाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वर्तमान टेंशन, हालांकि चुनौतीपूर्ण है, इंडिया के लिए एक अग्रणी शक्ति के रूप में अपनी नियति को पूरी तरह से अपनाने के लिए एक उत्प्रेरक हो सकता है, जो एक बहुध्रुवीय दुनिया के अशांत पानी को लचीलेपन
और टैक्टिक्स क्लियरलिता के साथ नेविगेट करने में सक्षम है। दूसरों की परोपकारिता पर निर्भर रहने का युग समाप्त हो गया है। एक वास्तव में आत्मविश्वासी इंडिया का युग अब शुरू होना चाहिए।